अपना जो बोरेक्स है वो फिनिश हो गया। बोरेक्स बोरेक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर का सेकंड सेक्शन था। पहला सेक्शन था बोराजीन, फिर अपन ने बोरेक्स किया। थर्ड नंबर पे बोर्ड पे लिखा हुआ है H3P3O9। H3P3O9 को ढंग से देखो तो 339 देखते ही समझ में आता है ये नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब दिस कैन बी रिटन लाइक HPO3 का होल थ्राइस। हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो कि HPO3 क्या होता है, तो भूल गए हो तो भी अच्छी बात नहीं भूलना, क्योंकि मैं एम्फेसिस करके बार बार बोल रहा हूँ ऑक्सी एसिड आने चाहिए। ये ऑक्सी एसिड है, ढंग से याद करो, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। HPO3 मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और उसके बारे में एक लाइन बोली थी कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड पॉलीमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, चाहे तो वो साइक्लिक हो चाहे वो लीनियर हो। नहीं तो आप वापस पीछे देखिएगा। ये अच्छी बात तो नहीं कि बार बार अपने को पीछे देखने पड़े, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं आ रहा है तो उसको पक्का करने के लिए पीछे वाली जो मेरी क्या बोलते हैं क्लिप्स हैं उसमें देखो कि मैंने इसमें क्या बता रखा है, तो मिल जाएगा आपको कि मैंने ऑक्सी एसिड जब बताए थे तो मैं जहाँ से मैंने प्रीफिक्स बताने स्टार्ट किए थे वहाँ मैंने ऐसा कुछ बोला था। तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का 3 गुना है तो ये ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड अगर सीधा सीधा 3 गुना है तो इसका मतलब वो साइक्लिक है, और अगर उसमें एक पानी जुड़ा हुआ है तो लीनियर है, क्योंकि साइकिल को तोड़ने के लिए एक पानी का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। तो इसमें अगर एक पानी के मॉलिक्यूल के बार फॉर्मूला जोड़ोगे तो वो लीनियर हो जाएगा, और वो हो जाएगा क्या, जैसे लीनियर का फॉर्मूला निकालना है तो इसमें पानी जोड़ दो, पानी यानी H2O, तो H5 हो जाएगा, P3 और O10 हो जाएगा। H5P3O10 इज लीनियर मॉलिक्यूल और ये साइक्लिक है। अगर आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लग गया साइक्लिक है, तो मुझको ही नहीं आपको ही पता लग जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर दो एटम्स ऐसे हैं जिनमें दोनों में पॉलीवेलेंट है और उन दोनों का जोड़ 6 या ज्यादा आ रहा है, मतलब साइक्लिक होने की संभावना पूरी पूरी है। P और O में P कम है तो पहले P को लिखें, तो P है 3, तो पहले P3 लिख दें, ये 1P, ये 2P और ये 3P। फिर बचे हुए जो बीच में जगह है वहां पर O को रख दीजिएगा। ऐसे करने पर 6 मेंबर गियरिंग हो जाएगी। अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर ऐसे करने से ओ तो खूब सारे रह जाएंगे, तो कोई बात नहीं, परवाह मत करो। अभी अभी ओ ये पी ओ है ना, चलिए प्रोड आते हैं, वापस से लिखते हैं। पी अपन ने 3 लिखे और बीच में 3 ओ लिख दिए, और अब इन सबको जोड़ दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप बोलते हो कि सर ओ तो काफी रह गए, तो मुझको ही मालूम है ओ रह गए, तो ओ 6 रह गए हैं। 9 में से 3 एडजस्ट हो गए, 6 रह गए, तो 6 यहाँ पे लिख दो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अभी हवा में लिखना, क्योंकि अभी डबल सिंगल वगैरह जो भी है अपने को पता नहीं क्या लगेगा। H 3 है तो तीनों H को O पे अरेंज करने के लिए, सिमेट्रिकल बनाने के लिए, एक H को यहाँ पर, एक H को यहाँ पर, एक H को यहाँ पर रखने के बाद सिंगल डबल और सिंगल डबल, बस ये आंसर आ गया अपना। ये स्ट्रक्चर है साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का। दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। मैंने अभी भी कहा था अगर इसको लीनियर बनाना है तो इसको यहाँ से काटना पड़ेगा, यहाँ से काटो, यहाँ से काटोगे तो ये P की वैलेंसी 1 रह जाएगी और इस O की भी 1 खाली रह जाएगी। इस P को भरने के लिए OH चाहिए और इस O को भरने के लिए H चाहिए, यानी कुल मिला के पानी चाहिए। तो अगर आपको साइक्लिक कंपाउंड्स को लीनियर में कन्वर्ट करना है तो कुछ ना कुछ पानी का या कुछ नए मॉलिक्यूल का एडिशन करना पड़ेगा, तब जगह करेंगे। पानी का मॉलिक्यूल एडिशन करने से प्रॉपर्टीज में चेंज ज्यादा नहीं आएगा, साथ में नाम में चेंज नहीं आएगा, और ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड कहलाएगा, इसलिए पानी का मॉलिक्यूल ऐड करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना बेटा, अगर आपको लीनियर का फॉर्मूला पूछे तो आंसर होना चाहिए H5P3O10। H5P3O10 का नाम बोलो फटाफट। H5P3O10 इज ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड ब्रैकेट में लीनियर, इसका नाम है ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड ब्रैकेट में है ना साइक्लिक। तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, ये भी ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, वो भी ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, और इट इज लीनियर एंड दिस इज साइक्लिक। तो लीनियर और साइक्लिक में एक पानी का मॉलिक्यूल का अंतर रहेगा, ये बात ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछे एग्जाम में जो आने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि साइक्लिक कंपाउंड हमारे कोर्स में कम है। क्लास 12th और क्लास 11th के अंदर जो साइक्लिक कंपाउंड एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्लास 11th वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है बोरेक्स, और क्लास 12th वाला सबसे इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के अंदर भी आता है, कंपटीशन में भी आता है। बोर्ड पे इसमें देखो, एनसीईआरटी में देखो, तो एनसीईआरटी में है ना इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अभी खास बात ये है कि एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी की बुक के अंदर ड्रॉ किया हुआ ही है, ऊपर भी ड्रॉ किया हुआ है, जो उसका जो कवर पेज है उसके ऊपर भी ड्रॉ किया हुआ है। वो पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में लोग क्या कहेंगे कि एनसीईआरटी खोल के नहीं देखा। कोई बात नहीं, बंद तो देखा होगा, ठीक है ना, तो इसलिए हंसने की बात नहीं, मतलब है इसमें, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये, तो इसको ढंग से पढ़ें। इसके बारे में सारे क्वेश्चन देखो क्या है, ए नंबर ऑफ पीओपी कितने हैं इसमें देखो, एक पीओपी, दूसरा पीओपी, तीसरा पीओपी, तो इसमें 3 पीओपी लिंक्स हैं, तो नंबर ऑफ पीओपी हो गए 3।
बताओ मेरे को नंबर ऑफ डी पाई पी पाई। ये देखो यहाँ पर इसमें पीओपी मैंने बता दिया 3 है। अब डी पाई पी पाई देखना है तो कैसे देखेंगे, पहले बताओ मेरे को कि इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आंसर जा रहा है sp3। sp3 में कितने पी शामिल हो गए बेटा, 3, तीनों खत्म हो गए पी। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी बचा, तो आंसर इज नो, नहीं बचा, क्योंकि पी 3 ही होते हैं और 3 में से 3 जाएंगे तो बचेगा कुछ नहीं, लेकिन डी बचेगा। ये इसका डी उसके पी के साथ डी पाई पी पाई बना लेगा, सेम हेयर एंड सेम देयर, तो इसका अंदर 3 डी पाई पी पाई हो गए, तो ये भी 3 है। नाम क्या होगा, तो मैंने ये खाली छुड़ा दिया लेकिन वो आपको ही भरना है। नाम मैंने बता दिया, क्या है इसका नाम, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड या ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड ब्रैकेट में साइक्लिक। हाइब्रिडेशन ऑफ फास्फोरस तो मैंने वहां लिख दिया है, sp3 हाइब्रिडेशन है, तो मेरे को लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर उसके आगे आता है बेटा S3O9। S3O9 अलग से एनसीईआरटी में ड्रॉ भले ना किया हुआ हो, लेकिन जब अपने को H3P3O9 इतना आसान लगता है तो S3O9 भी लिखना चाहिए। तो S3O9 को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैंने जो कहा था उस तरीके से करें, 3 S को लिखें और ऑल्टरनेट में 3 ऑक्सीजन लिख दें। अब इनको जोड़ दें और जोड़ने के बाद देखें कितने मेंबर के रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल है। कितने ओ रहेगा, 6, तो हवा में 2 O हर सल्फर के पास लिख दो। और इस करने के बाद यहाँ पर H है नहीं, तो H नहीं है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, डबल लगेगा और डबल लगेगा। क्या सल्फर इतने सारे बॉन्ड बना सकता है, तो आंसर इज यस, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज इट हैज प्लेंटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल विद इट। तो इसका मतलब ये कि ड्यू टू द fact that sulfur is from third period and it has the luxury of forming the bond from d orbitals, तो उसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाने की क्षमता ज्यादा है। इस कारण से भी कह सकते हैं कि सल्फर यहाँ पर ऐसा कंपाउंड आराम से बना पाएगा। अब नंबर ऑफ एसएस, यहाँ पर कोई एसएस नहीं है ना, एसएस सिर्फ बॉटनी में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एसओएस लिंक नहीं है, यहाँ पर एसएस लिंक नहीं है, एसओएस लिंक है। नंबर ऑफ एसओएस, एसओएस एक एसओएस यहाँ पर है, एक एसओएस यहाँ पर है, एक एसओएस यहाँ पर है, कितने एसओएस हो गए, 3, तो नंबर ऑफ एसओएस लिंक हो गए 3। हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर, सल्फर सिग्मा बना रहा है, 4 लोम पे रख रहा नहीं है, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। वो तो sp3 अगर हाइब्रिडेशन है, सल्फर का हाइब्रिडेशन sp3 है, सारे पी खत्म हो गए, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी नहीं बचा, तो डी बचा, डी और पी, डी पाई बी पाई, ये भी डी पाई बी पाई, तो आंसर है 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 डी पाई बी पाई हो जाएंगे इसके पास। ये अपना जवाब आ गया। SO3 का ये ट्राइमर है, इट इज ट्राइमर ऑफ SO3। ध्यान रखना ये SO3 का होल थ्राइस भी लिखा जा सकता है। अगर आप बोलोगे कि सर SO3 ऐसे एग्जिस्ट करता है क्या, तो आंसर कर सकता है अगर सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स कंडेंस होने लगते हैं और तब जाके ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका मतलब सॉलिड SO3 पूछे तो वो ये है, और उसमें सल्फर का हाइब्रिडेशन sp3 और स्ट्रक्चर साइक्लिक है। फिर आता है आपके पास P4O6 और P4O10। P4O6 और P4O10 भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए P और O दोनों पॉलीवेलेंट हैं और दोनों का जोड़ जो आ रहा है 6 या ज्यादा आ रहा है, मतलब साइक्लिक हो सकते हैं। साइक्लिक होने के कारण अपन ने इसको बनाया ऐसा कि पहले P को अपन ने लिखा यहाँ पर P, पहला P, दूसरा P, तीसरा P, चौथा P। मैंने कहा जो कम है वो पहले लिख दो और बाद में O के साथ इसको ऐसे लिखने पर अपने को मिल गया 8 मेंबर रिंग। 8 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग, तो इसको 6 मेंबर का करने के लिए मैंने यहाँ पर एक O का ब्रिज बना दिया। O का ब्रिज बनाने के बाद O 5वां कंज्यूम हो गया, लेकिन 6वां बाकी है, तो मैंने एक और ब्रिज बना दिया यहाँ पर। इस तरह से 2 ब्रिज बनेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रक्चर इस प्रकार का आएगा, केज स्ट्रक्चर जैसा बनेगा, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है तो पहला क्वेश्चन तो इसके बारे में आता है कि नंबर ऑफ, अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं, ये तो इसका स्ट्रक्चर ए का हो गया। बी का क्या होगा, P4O9 नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने, तो इसको अपन 10 कर देते हैं। P4O10 ये 6 तक हो चुका है। O और कितने लगाने इसमें 4। अब 4 O लगाने की जगह यहाँ पे P है, तो P यहाँ P के पास यहाँ पे O लिख दो, O लिख दो, यहाँ भी O और यहाँ भी O। अब मैं B बना रहा हूँ, पहले A बना चुका हूँ। आप अगर कॉपी में बना रहे हैं तो 2 बनाने पड़ेंगे, P4O6 और P4O10। मैं 2 नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें ही दोनों दिखने चाहिए आपको। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब क्या बन गया बेटा, P4O10 बन गया। अगर आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं तो पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन कि पहले नंबर पे है कि हाइब्रिडेशन ऑफ फास्फोरस इन A एंड B। बताओ A और B में फास्फोरस का हाइब्रिडेशन पहले A में देखते हैं। A में देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाले बॉन्ड को उड़ाते हैं। ये वाला बॉन्ड जब उड़ गया तो ए वाला स्ट्रक्चर आ गया। बताओ इस स्ट्रक्चर में फास्फोरस के पास सिग्मा कितने हैं, 3, और ये लोन पेयर है, लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर 3 सिग्मा, एक लोन पेयर का हाइब्रिडेशन sp3। तो ए में हाइब्रिडेशन आ रहा है sp3। अब आते हैं बी में। बी बनाने के लिए वापस इस लोन पेयर को उड़ाओ और बना दो, यहाँ पर क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड O। अब बताओ सिग्मा कितने, 4 और लोन पेयर है नहीं,
तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3, यानी दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। तो पहली बात बहुत जरूरी हो गई, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। सेकंड, नंबर ऑफ d पाई p पाई इन a एंड b। जब a की बात करें तो a की बात करने के लिए वापस उड़ाओ इसको और देखो कि इसमें d पाई b पाई पाई है क्या? पाई नहीं है तो d पाई b पाई कहां से आएगा? तो a में तो हो गए 0, a में हो गए 0 और b में देखते हैं, जब b बना रहे हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड O बनाओ। बताओ फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 में सारे p गए तो p पाई तो ये है नहीं, ये p तो वही रही नहीं, तो d है इसके पास, d और p, d पाई b पाई बनेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इसका मतलब इसमें है 4 d पाई b पाई। उसके बाद तीसरा, दोनों के स्ट्रक्चर को बोलते हैं केज स्ट्रक्चर। केज स्ट्रक्चर किसका केज स्ट्रक्चर है? ए का भी है, बी का भी है, ए और बी दोनों का केज स्ट्रक्चर है। चौथा, जो स्ट्रक्चर से बिल्कुल संबंधित नहीं है वो संबंधित है क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल है ना, जब आप पढ़िएगा तो उसके अंदर पता होगा आपको कि पढ़ाया जाएगा आपको कि जो ऑक्साइड्स होते हैं पी ब्लॉक के जनरली एसिडिक होते हैं। सल्फर का ऑक्साइड एसिडिक है, SO2 SO3। क्लोरीन के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, वैसे ही फास्फोरस के ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं। दोनों ऑक्साइड एसिडिक हैं। A एंड B आर एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। उसके अलावा A और B में कॉमन बात यह है कि इसमें ब्रिजिंग ऑक्सीजन की संख्या, ये जो ऑक्सीजन बेटा बीच बीच में कहलाते हैं ब्रिजिंग ऑक्सीजन। बताओ ब्रिजिंग ऑक्सीजन किसमें ज्यादा है बेटा, A में या B में? तो आंसर है बराबर है, क्योंकि अंतर तो ये वाले ऑक्सीजन का है, 4 ऑक्सीजन ये वाले डिफरेंट है, बाकी तो अंदर वाले जो ब्रिज वाले ऑक्सीजन है वो तो सेम है। तो दोनों में ब्रिजिंग ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो अपन इसको यहीं पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन इन A एंड B इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लास्ट पॉइंट जो है वो सुन लीजिएगा, लास्ट पॉइंट भी इस स्ट्रक्चर संबंधित नहीं है, आगे रिएक्शन जब आएगी तब बताऊंगा आपको। रिएक्शन के अंदर बताया जाएगा कि P4O10 एक बहुत ही जबरदस्त हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है, जनरली ऑक्साइड, और वो भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, है ना, जिनमें प्लस चार्ज की मात्रा ज्यादा हो, पानी को अट्रैक्ट ज्यादा करते हैं, और ये वाले कंपाउंड उन्हीं में से एक है और अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना। ये इतना अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि नाइट्रिक एसिड में से पानी का मॉलिक्यूल निकाल के उसको डिहाइड्रेट कर देता है, उसका ऑक्साइड बना देता है। कैसे, वो समझिएगा बेटा। ये है नाइट्रिक एसिड HNO3। एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई कि एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, HNO3 की रिएक्शन अगर P4O10 से कर दिया जाए, ये कौन सा एजेंट बताया मैंने, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है दिए हुए मॉलिक्यूल में से पानी का मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना। तो इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकालने के लिए कितने H चाहिए? तो आंसर है 2। तो कुछ लोग सोचते हैं नहीं सर इसमें तो पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा ही नहीं, तो मेरा जवाब है निकलेगा, क्योंकि इसके आप 2 मॉलिक्यूल आराम से ले सकते हो। 2 मॉलिक्यूल लेने पर कितने पानी के मॉलिक्यूल निकल सकते हैं? तो आंसर है 1 निकल जाएगा। तो कितने H बचेंगे? 0। N तो बचेंगे, N 2 है तो पानी का मॉलिक्यूल में कुछ नहीं निकला, तो N2 और O 1 गया पानी के मॉलिक्यूल में, यहाँ पर 6 है, पानी के मॉलिक्यूल में 1 गया, तो यहाँ पर है 5, तो N2O5। N2O5 को सोचो बेटा, अब इसको नाम क्या देना चाहिए? तो इसको नाम देना चाहिए, इस कंपाउंड में से पानी निकलने पर बना कंपाउंड, ये -H2O है, इसलिए N2O5 को कहना चाहिए एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। आई वांट यू टू रिपीट, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। मैं लिख देता हूं, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 हो सकता है नीट का क्वेश्चन बन जाए, एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 इज NO, N2O, N2O3 या N2O5, तो आंसर जाएगा N2O5। तो P4O6 और P4O10 के बारे में ये सारे पॉइंट्स हो गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में, और अपने पास अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर फिनिश होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर को आपको जब भी रिवाइज करना हो, 2 कंपाउंड मैंने आपको बता दिए, अच्छे से करना। एक तो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड वाले पॉलीमर्स, है ना, और दूसरा क्या बोलते हैं बोरेक्स वाला सेक्शन। ये दोनों सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट जिसको बोलना चाहिए वो है। हम हाई मॉलिक्यूलर वेट में 4 सेक्शंस तक पहुंच चुके हैं। 5वां सेक्शन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स का मतलब होता है एक ही एलिमेंट द्वारा बनाए गए अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स और उनकी स्टडीज। तो अगर एक ही एलिमेंट ऐसे कार्बन है तो कार्बन के ही फॉर्म है कोल, कार्बन के ही फॉर्म है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। इनमें से जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं, क्रिस्टलाइन का मतलब जो जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर नोन है, वेल नोन है ना, वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन। और वो है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, और इन सबको एनसीईआरटी में ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया हुआ है। ये क्लास 11th वाली किताब में है, ग्रुप 14 P ब्लॉक के अंदर है ना, इसलिए हमारे को इसको यहीं पे फिनिश कर लेना है।
ग्रुप 14 में जब अलग से करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा बस कि आपको ग्रुप 14 को ये वहीं से देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर अपन जो अभी कर रहे हैं उसमें पी ब्लॉक का बहुत हैवी सेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। देखते हैं अपन एलोट्रोप्स में। पहला है कार्बन का एलोट्रोप डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है। मैंने बस एक छोटा सेगमेंट बनाया, जबकि इंडेफिनेटली ग्रो करता रहता है, इसलिए इसका नाम है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में यूं समझ लो, सॉलिड स्टेट जब आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा तो सर बताएंगे कि सॉलिड्स 3 प्रकार के होते हैं, है ना। आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर। आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस तरह 4 प्रकार के होते हैं सॉलिड। तो अगर ऐसे वो बताएं तो हमारे को ये भी सोचना पड़ेगा कि एग्जांपल देखते ही हमें आ जाना चाहिए कौन सा सॉलिड है। NaCl है तो किसी को समस्या इसलिए नहीं होती क्योंकि मालूम है आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक सॉलिड हो गया। लेकिन मीथेन के बारे में पूछ लिया जाए तो कुछ लोग बोलते हैं सर मीथेन तो सॉलिड होता ही नहीं है। तो जवाब तो आपका सही है, लेकिन उसको ठंडा कर दिया जाए, उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक लेकर आ जाए तब सॉलिड होगा ना बेटा, कभी ना कभी तो सॉलिड होगा। यूं तो पानी भी सॉलिड नहीं होता, लेकिन फ्रिज में ले जाते हैं, फ्रीजर में ले जाते हैं, उसको रखते हैं तो आइस बनती है ना। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछें कि आइस कैसा सॉलिड है तो हमें बोलना है मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं और एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में वीक इंटरेक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो लगातार कोवेलेंट बॉन्ड से बनते चले जाएं वो कोवेलेंट सॉलिड है। कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल्स हैं डायमंड हुआ, सिलिकेट में SiO2 अपन ने जो किया था वो कोवेलेंट सॉलिड था। जिनमें लगातार कोवेलेंट बॉन्ड बनते चले जाएं वो कोवेलेंट सॉलिड है। सबसे आसान जो होता है वो आयनिक सॉलिड है। मेटेलिक सॉलिड में कोई समस्या नहीं, मेटल्स आर मेटेलिक सॉलिड। एंटायर डी ब्लॉक एंड एंटायर S ब्लॉक, है ना, पूरा S ब्लॉक और पूरा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मरकरी को छोड़ दो आप कि नॉर्मल टेम्परेचर में मरकरी जो है लिक्विड रहता है। तो इसका मतलब ये कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कौन से सॉलिड है बेटा, मेटेलिक सॉलिड्स हैं, है ना। आयनिक कंपाउंड्स आयनिक सॉलिड्स हैं। प्रॉब्लम कोवेलेंट में आती है। कोवेलेंट 2 तरह के होते हैं, छोटे कोवेलेंट मॉलिक्यूल या लार्ज कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर्स। जब लगातार कोवेलेंट बॉन्ड बनते चले जाएं तो कोवेलेंट सॉलिड है। छोटे से मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जिनमें आप गिन पाओ। कोवेलेंट बॉन्ड गिन लिए, जैसे मान लो P4 पूछूं मैं आपसे, P4 तो P4 मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, गिन लो आप कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, गिन ली अगर आपने, मतलब फाइनाइट है, कम है, इसका मतलब ये कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और नहीं गिन पाओ क्योंकि इनफाइनाइटली इंडेफिनिटली ग्रो कर रहे हैं, वो है कोवेलेंट सॉलिड। डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड। डायमंड में हर एक कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एज यू कैन सी हियर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हार्डेस्ट मिनरल, जितने भी नेचुरली नोन कंपाउंड्स हैं उनमें से हार्डेस्ट है ये, इसलिए मैंने लिख दिया हार्डेस्ट मिनरल है। थर्मल कंडक्टर, ये थर्मल कंडक्टर है ना। इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को अलाउ करती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इसलिए नहीं बिकॉज के पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का कोई सोर्स नहीं है। Because the electrons are only held over a place, it is no pi electrons which can help in the delocalization, neither it has a metallic character which has free electron। तो कहने का मतलब है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी जो इसकी स्टडी होती है उसके हिसाब से थर्मल कंडक्टर है। थर्मल कंडक्टर होने के लिए इलेक्ट्रॉन का होना कोई जरूरी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी नहीं है। हैज डैंगलिंग बॉन्ड, बेटा क्या होता है कि जैसे मेटल कोई भी एलिमेंट, उसका सरफेस, कोई भी एलिमेंट सॉलिड वगैरह जो होते हैं, उन सॉलिड के सरफेस में जो ऊपर की तरफ है वो बॉन्ड नहीं बनेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ तो हवा है, अंदर जो बल्क है उसमें तो बॉन्ड बनेंगे, ऊपर नहीं बनेंगे। तो इस तरह से कुछ खाली वैलेंसीज रह जाती हैं। उन फ्री वैलेंसीज, है ना, को जैसे हिंदी में उनको बोलते हैं झूलते हुए बंद, यानी कि डैंगलिंग बॉन्ड। तो डैंगलिंग बॉन्ड वो हैं जिनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है, जो बॉन्ड नहीं बना पाए हैं। तो सरफेस पर कुछ ऐसे एटम रह जाते हैं जो कि नहीं बना पाते। वो जरूरी नहीं कि हर किसी के अंदर हो, लेकिन मैक्सिमम सॉलिड सरफेस में रहते हैं। ये बात ध्यान रखिए। कार्बन के एलोट्रोप में फुलरीन जो होता है बेटा, उसमें कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं दिखे जाते। अगर डैंगलिंग बॉन्ड होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, डायमंड में डैंगलिंग बॉन्ड है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने कुछ किताबों में पढ़ के देखा तो उनमें लिखा हुआ है कि डायमंड में डैंगलिंग बॉन्ड होने से वो अपनी आसपास की गैसेस को, है ना, एड्सॉर्ब कर लेता है सरफेस पर, है ना। सरफेस पर जब इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो सरफेस पर अपनी आसपास की गैसेस को खींच लेगा, इसलिए सरफेस कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, मैला हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, यूं कहें इम्प्योर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर डायमंड का जो सरफेस है वो इम्प्योर होता है। लेकिन फुलरिन, मैं आगे पढ़ाऊंगा, फुलरिन में डैंगलिंग बॉन्ड नहीं है, तो इसका नतीजा ये होता है कि उसमें उसकी जो प्योरिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि डायमंड और फुलरिन में ज्यादा प्योर कौन है, तो आंसर है ज्यादा प्योर फुलरिन है। कार्बन में इम्प्योरिटी क्यों है, तो आंसर है डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए। अब समस्या ये है कि बेटा डैंगलिंग बॉन्ड एनसीईआरटी में फुलरिन में लिख रखा है कि फुलरिन में डैंगलिंग बॉन्ड नहीं है, लेकिन डायमंड के लिए नहीं लिख रखा है या नहीं है। तो लोग मुझको परेशान करते हैं कि सर डायमंड में कैसे पढ़े। तो बेटा यूं मान लो कि डैंगलिंग बॉन्ड जनरली हर सॉलिड की सरफेस पर होंगे जनरली, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वहां होंगे जहां वो नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी ने बताया कि फुलरिन में नहीं है, क्योंकि वो उसमें नहीं होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डैंगलिंग बॉन्ड या ओपन वैलेंसीज तो हर जगह लगभग हर सॉलिड की सरफेस पर ओपन वैलेंसीज होती हैं।
फिर मैंने लिखा यूज्ड एज एब्रेसिव, है ना, क्योंकि हार्ड मटेरियल है, काटने वगैरह काम आता है, इसलिए इसको एब्रेसिव कहते हैं। तो एब्रेसिव की तरह ये वर्क करता है, ये मैंने बता दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है बेटा वो होता है सॉफ्ट, उसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है, आपने सुना होगा लेयर स्ट्रक्चर होता है, अभी थोड़ी देर बताऊंगा भी मैं। तो ग्रेफाइट जो होता है बेटा उसका होता है हाई वॉल्यूम, ये हाई वॉल्यूम फॉर्म है, और ये लो वॉल्यूम फॉर्म है। लो वॉल्यूम इसलिए क्योंकि डेंसिटी इसकी ज्यादा है, अच्छी पैकिंग है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो ये लो वॉल्यूम है, ये हाई वॉल्यूम है। हाई वॉल्यूम को लो वॉल्यूम कि में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज करना पड़ेगा, तो वेरी हाई प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर नहीं। ऐसा नहीं कि ग्रेफाइट बाजार से खरीद के लाया, उसके ऊपर चढ़ गया, प्रेशर लगाया कि अब तो डायमंड बनाएगा, तो डायमंड ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत हाई प्रेशर है ना लगाना पड़ेगा, 1000 क्या बोलते हैं, हजारों में लगता है एटमॉस्फेयर प्रेशर। जैसे मैं बताऊं कि 25,000 30,000 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो बड़ा कॉमन प्रेशर है इस रिएक्शन की होने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज ओनली पॉसिबल अंडर द प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल दिस कंप्रेशर्स। इंडस्ट्रियल कंप्रेशर होते हैं वो ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। तो दिस रिएक्शन लुक्स टू बी इजी बट इट्स नॉट एक्चुअली इजी रिएक्शन, है ना। दिस रिएक्शन रिक्वायर वेरी वेरी हाई प्रेशर एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर शुड बी हाई। टेम्परेचर इसलिए हाई होता है, हाई चाहिए होता है बिकॉज ग्रेफाइट की फॉर्म को अगर कन्वर्ट करना है तो आपने केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो कुछ एक्टिवेशन दोगे तभी तो ना डायमंड, तभी तो ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होगा। तो चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करना हो या इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, एक्टिवेशन दोनों जगह करना पड़ेगा, इसलिए टेम्परेचर दोनों जगह हाई चाहिएगा। तो चाहे ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट करो तो भी टेम्परेचर हाई, डायमंड से ग्रेफाइट में भी टेम्परेचर हाई, बट प्रेशर यहां से यहां पे प्रेशर बहुत हाई चाहिए। द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड रिक्वायर वेरी वेरी हाई प्रेशर। ऑफ कोर्स वी शुड नॉट टॉक ऑफ द दिस मेथड की डायमंड से ग्रेफाइट क्यों बनाएंगे, पहली बात तो बनाए क्यों, ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे क्योंकि डायमंड है हमारे पास और हम उसको ग्रेफाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी बात ही नहीं करनी। लेकिन अगर फिर भी थियोरेटिकली दिमाग में आए तो आंसर इज हाई टेम्परेचर। ईच यूनिट सेल, ये यूनिट सेल वाला कॉन्सेप्ट अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, जब सॉलिड स्टेट आपको पढ़ाया जाएगा तो उस समय सर एफसीसी वगैरह पढ़ाएंगे। ये डायमंड जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है एफसीसी प्लस हाफ टीवी, बस ये ध्यान रखो। डायमंड का फॉर्मूला है, सॉलिड स्टेट फॉर्मूला है एफसीसी प्लस हाफ टीवी। इसका मतलब ये डायमंड में जो कार्बन के एटम्स अरेंज हैं उनको अगर आप जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना, सिमेट्री डेवलप करोगे तो आपको पता चलेगा वो एफसीसी सिमेट्री में है। और टीवी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आधे भरे हुए हैं, तो इनको अगर जोड़ोगे तो इसमें होते हैं 4 एटम, इसमें होते हैं 4 एटम, कुल है 8 एटम्स, यानी एक यूनिट सेल में 8 एटम्स होते हैं। नीट जब पहली बार हुआ था 2013 में तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि डायमंड के एक यूनिट सेल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, तो उसका जवाब है 8 कार्बन एटम। हो सकता है अभी आपको ये बात लग रहा हो कि हमें याद करनी है, तो ठीक है अभी तो याद कर लो, लेकिन जब आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में तब आपको ये बात एकदम कनेक्ट हो जाएगी। ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता है। यदि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी हर दिशा में एक समान, है ना, तरह से आ रही हो, मैग्नीट्यूड उसका इक्वल आ रहा है ऑल डायरेक्शंस में, तब हम बोलेंगे कि वो आइसोट्रोपिक है, और वो सॉलिड उस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में आइसोट्रोपिक है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो एनाइसोट्रोपिक है। डायमंड के लिए हम जब देखते हैं तो डायमंड कि जो थर्मल डायमंड का जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी वो सभी दिशाओं में एक समान आती है, इसके लिए उसको बोलते हैं ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं वो जनरली एनाइसोट्रोपिक होते हैं, तो वो मैं भी मानता हूं कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी उनकी एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करती है, इन कुछ प्रॉपर्टी आइसोट्रोपिक भी हो सकती है, एक्सेप्शनल। डायमंड के लिए ध्यान रखना कि उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सब दिशाओं में एक समान होने कारण वो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता है विद रेस्पेक्ट टू ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे कि हार्डनेस है, तो अगर डायमंड की अलग अलग लेयर्स को काटोगे तो अलग अलग दिशाओं से काटोगे तो उसमें हार्डनेस का लेवल अलग अलग होगा। कुछ प्लेन्स उसमें सॉफ्ट होते हैं, कुछ प्लेन हार्ड होते हैं। इसका मतलब डायमंड की हार्डनेस सब जगह एक समान नहीं होती, हर दिशा में एक समान नहीं होती, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एनाइसोट्रोपिक हार्डनेस। तो डायमंड की हार्डनेस एनाइसोट्रोपिक है, लेकिन डायमंड की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो एक समान है, आइसोट्रोपिक है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है कि खूब सारी बेंजीन रिंग को मैंने फ्यूज करके चिपका के रख दिया है और साथ में कुछ पाई बॉन्ड्स लगा दिए हैं, तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप खुद अपने आप बनाने की कोशिश करना, फ्यूज बेंजीन रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, और ये लेयर स्ट्रक्चर कहलाता है। मैंने लिख दिया लेयर स्ट्रक्चर। इस लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे कई सारी लेयर आपस में सैंडविच होती हैं, लेकिन एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में गैप काफी यही होता है बिकॉज वनडर वॉल लिंकेज है, क्योंकि सारे कार्बन के जो लिंकेज हैं वो एक ही लेयर में आ गए।
तो कहने का मतलब कार्बन की जब वैलेंसी पूरी हो गई है तो इस कार्बन के इस लेयर में किसी भी कार्बन का बॉन्ड इस लेयर में किसी भी कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी ये दोनों लेयर सेपरेटेड लेयर्स हैं। और दो लेयर्स अगर आपस में रखी हुई है पास पास में लेकिन सेपरेशन हो रखा है तो इसके अंदर बीच के अंदर से उनको क्लीव यानी काटा जा सकता है। तो इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट कैन बी क्लीव्ड, है ना, फ्रॉम द मिडल पार्ट, मतलब कि उनके दो लेयर्स के अलोंग, है ना, पैरेलल प्लेन से उनको काट सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका लेयर स्ट्रक्चर है, हर लेयर का नाम लिखा हुआ है ग्रेफीन। ग्रेफीन इज लेयर वन लेयर नेम, जैसे एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर ऐसे लेयर को अंकित हो गया ग्रेफाइट, और हर एक लेयर का नाम है ग्रेफीन। ग्रेफाइट में हर एक कार्बन का देखो बेटा इसमें सिग्मा है 3 और पाई है 1, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। तो ईच कार्बन sp2 हो गया, लेयर स्ट्रक्चर हो गया, ईच लेयर का नाम ग्रेफीन हो गया। फिर अब आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। बताओ मुझको, ये अगर मान लीजिए मैंने ऊपर प्लस और नीचे माइनस ऐसा इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्लस की तरफ भागेंगे या माइनस की तरफ, कौन से प्लस की तरफ, ये यहाँ भागेंगे तो ये यहाँ भागेंगे तो ये यहाँ भागेंगे, ऐसे से डीलोकलाइज होंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइज होने की क्षमता होने के कारण ये कंपाउंड जो है ये जो एलोट्रोप है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाता है। तो ग्रेफाइट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और ये कारण है कि इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए हम काम में लेते हैं इसको ग्रेफाइट को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसका प्रिपरेशन ग्रेफाइट से हो सकता है। तो इलेक्ट्रोड का प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोड का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम ग्रेफाइट काम में ले सकते हैं, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। इसकी जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है, बहुत पहले एम्स में क्वेश्चन आया था कि इसका कंडक्शन प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो आंसर गया था एनाइसोट्रोपिक। कंडक्शन इसका कैसे होगा बेटा, इसका कंडक्शन ऐसे होगा, मान लीजिए एक लेयर है, इस बोर्ड पे जो लेयर दिख रही है आपको उसके ऊपर भी एक इमेजिनरी लेयर अज्यूम कर लो आप। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों लेयर्स के बीच में होंगे ना बेटा, क्योंकि लेयर में सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, लेयर सिग्मा से बनी हुई है, पाई से नहीं बनी हुई है। पाई इलेक्ट्रॉन्स दो लेयर के बीच में है। अब जो दो लेयर के बीच में है तो पाई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिग्मा की छत को नहीं तोड़ सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग है उनको तोड़ के फिर ये लेयर के बाहर जाएगा, तो ऐसे नहीं जाएगा, अक्रॉस नहीं जाएगा, ये अलोंग जाएगा, अलोंग द लेयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्टिविटी इज मोर अलोंग द लेयर या अक्रॉस द लेयर। तो अलोंग द लेयर कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो इस दिशा में कंडक्शन ज्यादा है, इस दिशा में कंडक्शन नहीं है, तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रॉपर्टी तो होगी एनाइसोट्रोपिक। अगर सब दिशाओं में कंडक्शन एक समान होता तो आइसोट्रोपिक होता, लेकिन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग है इसलिए एनाइसोट्रोपिक है। कुल मिलाकर ध्यान रखना है ग्रेफाइट का कंडक्शन एनाइसोट्रोपिक होता है। नेक्स्ट आता है वर्क एज लुब्रिकेंट। मैंने कहा था कि इसकी एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में अच्छा खासा गैप होता है और इस कारण से ही फिसल सकता है। अगर इसको प्रेशराइज भी किया, ऐसे ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं तो उसको अगर प्रेशराइज करते हैं तो ऑयल के पार्टिकल फिसलते हैं, है ना, इसलिए वो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये काम ये भी कर सकता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टेम्परेचर हाई होने पर जब ऑयल काम नहीं आ सकता, वो डीनेचर होने लगता है, लेकिन ये, है ना, स्टेबल रहता है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिमम टू बी यूज्ड इवन एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ लिख दिया मैंने, वर्क एज लुब्रिकेंट बेटर देन ऑयल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ऑयल का तो बिगड़ सकता है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसका मतलब ये है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी अपन यूज कर सकते हैं। चलो अपन काम पर थे। ना वापस ये कौन सा है? चलो, तो अब मैंने बता दिया था कि ग्रेफाइट जो है अच्छा लुब्रिकेंट की तरह काम कर सकता है और ऑयल से भी अच्छा हो सकता है हाई टेम्परेचर पर। ये पॉइंट हो चुका है, अपना नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोड, से मैंने समझाई दिया, इलेक्ट्रोड के लिए कंडक्टिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है ना, इसलिए इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं ग्रेफाइट के। तो ये वाला पॉइंट भी सही है। एनसीईआरटी में एक अच्छी बात लिखी हुई है कि इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 उस एलोट्रोप का होता है सबसे स्टेबल जो होता है। ग्रेफाइट से ग्रेफाइट को बना रहे हो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर या स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर तो कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन ग्रेफाइट से अगर आप डायमंड को बना रहे हो तो थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। और फुलरिन तो सबसे कम स्टेबल होता है, इसको ज्यादा देनी पड़ेगी। जिसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी बनने में उसका डेल्टा एच एफ ज्यादा होता है। यूं समझ लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो अगर 1 मोल को स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाना है तो इसमें मिनिमम एनर्जी लगेगी, दैट इज 0,
क्योंकि ग्रेफाइट से बना रहे हो ग्रेफाइट से डायमंड को बना रहे हो तो ज्यादा लगेगी, और ग्रेफाइट से फुलरिन को बना रहे हो तो मैक्सिमम एनर्जी लगेगी। इनकी वैल्यूज भी एनसीईआरटी में दे रखी है, बट उन वैल्यूज को याद करने का मतलब नहीं है। इसका 0 दे रखा है, 0 तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन इसका 1.9 दे रखा है, इसका 38 पॉइंट समथिंग दे रखा है, वो याद करने की जरूरत नहीं। वैल्यू का ऑर्डर याद होना चाहिए। हाईएस्ट डेल्टा एचएफ नॉट किसका है बेटा? फुलरिन का, उसके बाद डायमंड का, उसके बाद ग्रेफाइट का 0 है, ये याद रखना। चलो अब आता है बेटा ग्रेफाइट, और उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है फुलरिन। तो मोस्ट कॉमन फुलरिन जो है C60 है। फुलरिन आपने सुना होगा, ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया है, इसमें बीच में पेंटागन और साइड में हेक्सागन्स। आप देख सकते हैं पेंटागन की मात्रा कम है, हेक्सागन्स ज्यादा है। टिपिकली फुटबॉल का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो पेंटागन हेक्सागन से बना होता है, पेंटागन कम होते हैं, हेक्सागन ज्यादा है। If we talk about a specific fullerene, it is fullerene C60, number of pentagons is 12 and hexagons is 20। वैसे हेक्सागन निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, H is half n minus 10। n यहाँ पर है कुल कार्बन आपको फुलरिन में जितने भी दे रखे हो, यहाँ दे रखा है 60 अपॉन 2 is 30 minus 10 is 20, हेक्सागन्स 20 और पेंटागन उनसे कम होंगे। मैथमेटिक्स से आप पेंटागन हेक्सागन की संख्या वैसे निकाल सकते हो, लेकिन अपने लेवल के लिए इतनी जरूरत नहीं कि अपन इतनी मैथमेटिक्स करें और बाद में पता चले कि इस पे तो क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। तो इसलिए इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस अंदाजा होना चाहिए कि पेंटागन हेक्सागन में से कौन ज्यादा कौन कम। पेंटागन कम और हेक्सागन ज्यादा। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एरोमेटिक नेचर इसलिए होता है कुछ जगह पर इसके बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस कारण से इसमें एरोमेटिक नेचर आता है। साथ में ईच कार्बन इज मेकिंग 3 सिग्मा एंड सिंगल पाई। 3 सिग्मा 1 पाई बनाने वाला हर एक कार्बन अगर है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं sp2 लिख रखा है, ये sp2 लिख रखा है। ये सॉलिड के अंदर ये वाला जो अगर सॉलिड स्टेट के अंदर देखें इसको, तो इसमें कार्बन कितने हैं बेटा? C60 है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स में फिक्स्ड है कि जितने बॉन्ड्स होंगे वो फिक्स्ड है, वेरी तो नहीं कर सकते ना बेटा। तो अगर ये इसमें बॉन्ड्स अपने को नोन है कितने, मैंने भी कहा था कि अगर आपको मालूम है कि उसमें कितने बॉन्ड्स हैं कितने कार्बन है तो फिर उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलो। जब मालूम नहीं होता है, लगातार बॉन्ड बनते चले जाते हैं तो बोलते हैं उसको कोवेलेंट सॉलिड। तो इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में रखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसा लगता है कि पॉलीमर जैसा है, बहुत बड़ा है। मैं मानता हूँ इसमें कार्बन 60 है, लेकिन 60 मालूम तो है ना आपको कि 60 है। अगर आप चेंज कर देते हो C75 C90 फुलरिन बनाते हो तो उनको भी मॉलिक्यूलर सॉलिड ही कहना है। इनफाइनाइट कार्बन या बहुत हाई नंबर में तो नहीं है ना, तो ये फाइनाइट है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ही कहलाएगा। तो ये ध्यान रखें मॉलिक्यूलर सॉलिड ही है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इनमें डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं है, तो इनका स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, कोई बचेगा नहीं बॉन्ड, कोई बचेगा नहीं, सारे डेवलप हो जाएंगे, सारे आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे। जब कोई बचेगा नहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बचेगा, है ना, जिस कार्बन नहीं बचेगा इसकी वैलेंसी फ्री हो, है ना, कोई झूलता हुआ बॉन्ड जैसे कि डायमंड के अंदर मैंने कहा था कुछ होते हैं, इसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये कार्बन का प्योरेस्ट एलोट्रोप है, ये मैंने बता दिया। एरोमेटिक और फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। पेंटागन और हेक्सागन्स की संख्या ध्यान रखना, फुलरिन C60 में 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स, ज्यादा वाले ज्यादा और कम वाले कम। यानी पेंटागन 5 कार्बन का है, 5 कार्बन वाले 12, 6 वाले 20, ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर आता है इन C60 टोटल CC लिंक्स। अब C60 में टोटल CC लिंक्स पूछ रहे हैं, बड़े आसान सा चीज है। ये C60 है मान लो, तो मुझको बताओ कि ये वाला कार्बन कितने लिंक बना रहा है? लिंक, बॉन्ड नहीं, लिंक। तो ये कार्बन 3 कार्बन से लिंक्ड है, 1 2 3 से लिंक्ड है ना, तो 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड 3, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। लेकिन आप देखो बेटा ये वाला कार्बन कितने बना रहा है, तो इसके भी 3 बन रहे हैं, 1 2 और ये 3, तो इसको तो आपने 2 बार गिन लिया, आपने इसके लिए भी गिन लिया, उसके लिए भी गिन लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे गिनने में परेशानी होगी। आप यूं समझो कि हर एक कार्बन इस दिशा में बना रहा है, ये वाला बॉन्ड पूरा इस कार्बन का या उसका भी है, तो ये कार्बन का बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड इन दोनों का है। तो अगर अपन ऐसा बोले कि ये वाला बॉन्ड का कितना हिस्सा इस कार्बन का है, तो हाफ, ये हाफ है, इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड हाफ है और ये वाला भी हाफ है, यानी कार्बन, ये वाला कार्बन तीनों दिशाओं में हाफ हाफ बॉन्ड्स बना रहा है, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ और यहाँ पर हाफ ऑन एन एवरेज। तो एक कार्बन तीनों मिलाकर हो गया 1.5। एक कार्बन जब तीनों मिला के 3/2 यानी 1.5 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन यदि 1.5 बॉन्ड्स बना रहा है तो 60 कितने बनाएगा बेटा? 60 × 1.5 और ये होता है 90। इसका मतलब 90 लिंक्स हैं। तो क्या ध्यान रखोगे बेटा, मेरे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है कि C60 में टोटल CC लिंक्स कितने होते हैं, तो जवाब है हमारा 90। वापस एक बार उसको सोच के देखना और करना, आपका आंसर 90 आ जाएगा। Prepared from graphite electrodes under high voltage and inert atmosphere। ये कहा गया है कि फुलरिन को बनाने के लिए हमने स्टार्टिंग से करी ग्रेफाइट से बनाया। इसका मतलब ये नेचुरल एलोट्रोप नहीं है, सिंथेटिक एलोट्रोप है, क्योंकि हमने इसको किसी से बनाया था।
ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लिया, दूसरा भी इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का, है ना। हाई वोल्टेज पर जब उनको स्ट्राइक करेंगे तो स्पार्क होगा, और स्पार्क से ये जो कार्बन जलेगा, लेकिन जलेगा तब जबकि यहाँ पर आसपास ऑक्सीजन होगी। मैंने लिखा है इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर लिया मतलब ऑक्सीजन में ली नहीं, ऑक्सीजन लेता तो कार्बन जल के CO2 बना लेता, लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं लिया है तो कार्बन अपनी फॉर्म चेंज करेगा, कंपाउंड चेंज नहीं करेगा। कंपाउंड कुछ बना नहीं सकता, कंपाउंड बनाने के लिए दूसरा एलिमेंट भी तो चाहिए। तो कार्बन का जब आप टेम्परेचर हाई कर दोगे, उसको हाई टेम्परेचर दोगे, तो वो अपनी फॉर्म चेंज करेगा, और फॉर्म चेंज करने पर इसने बनाया फुलरिन। तो इसका मतलब है कि फुलरिन को बनाने के लिए हमने क्या लिया था, तो आंसर है ग्रेफाइट लिया था। ग्रेफाइट लिया था कैसे, तो आंसर है हाई वोल्टेज पर लिया, उनको स्ट्राइक करवाया, हीट प्रोड्यूस हुई, उससे वो ग्रेफाइट अपनी हाई एनर्जी फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ, उसका नाम है फुलरिन। फुलरिन के लिए मैंने पढ़ा है कि माइक्रो क्वांटिटीज के अंदर बनता है, बहुत ऐसा नहीं बल्क में फुलरिन बनाने की इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम क्वांटिटीज में बन पाता है। लेकिन बात यह है कि अभी तक ये रिसर्च लेवल का टॉपिक है, अभी तक इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं। फिर आता है एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के एलोट्रोप के लिए मैं आज एक ही बात स्टार्ट करूंगा, और वो है कि कार्बन के एलोट्रोप हमने कर लिए। कार्बन के एलोट्रोप में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना, ग्रेफाइट के अंदर डेवलप हो रहा था, लेकिन फास्फोरस के एलोट्रोप में कभी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे नहीं आएगा, बिकॉज फास्फोरस और फास्फोरस दोनों थर्ड पीरियड के हैं, और दोनों थर्ड पीरियड के होने के कारण पाई बॉन्ड थर्ड पीरियड के लिए अनस्टेबल होता है। ये है 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई, और नाइट्रोजन के अंदर है 2p पाई 2p पाई। मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि छोटे एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड स्टेबल रहता है, इसलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट, बट p ट्रिपल बॉन्ड p इज हाईली अनस्टेबल एंड हैज डाउटफुल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्ट करता भी होगा तो कुछ समय के लिए करता होगा, वहां पे डिकम्पोज होकर किसी और में चेंज हो जाता होगा। वही तो वही हाल सल्फर का है। सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, मैं जानता हूं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है H2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत एब्नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको मान के चलना है कि नॉर्मल कंडीशंस में H2 एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसमें भी वही पाई है 3p पाई 3p पाई, जबकि इसका जो पाई है वो है 2p पाई 2p पाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फास्फोरस की एग्जिस्टेंस नहीं है, N2 की है, O2 की एग्जिस्टेंस है, H2 की नहीं है। अगर आप बोलोगे सर फास्फोरस की एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं है तो कैसे है, तो आंसर है एग्जिस्टेंस इसकी इस तरह से है। ये अपना लास्ट है, व्हाइट फास्फोरस इज P4, रेड फास्फोरस इज P4 का होल एंड। तो कुल मिलाकर हमें अब क्या पढ़ना है, हमें नेक्स्ट टर्न पर यहां से स्टार्ट करना है कि फास्फोरस के दो इंपॉर्टेंट एलोट्रोप कौन से हैं। तो जवाब है एक व्हाइट और एक रेड फास्फोरस।